हेलो। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम मुकेश कुमार है और रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट हमारे द्वारा यूट्यूब पर एक चैनल बनाया गया है जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस की विभिन्न कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी स्टडी हम कर रहे हैं। अभी हम जो भी विद्यार्थी स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए हम टू द पॉइंट सिलेबस उसको डिस्कस कर रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा है वो हमारे चैनल रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट से जुड़ सकता है। रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट पर उसका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने वेस्टर्न थिंकर जो वेस्टर्न थिंकर हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, उनमें एक थिंकर है प्लेटो। और प्लेटो की जो फिलोसफी है उसको हमने एक ही वीडियो में डिस्कस किया था, एक ही वीडियो में समझने का प्रयास किया था। आज के इस वीडियो में हम अरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलोसफी को समझने का प्रयास करेंगे। एक ही वीडियो में अरिस्टोटल की मोरल और पॉलिटिकल फिलोसफी को समझने का प्रयास करेंगे। अरिस्टोटल के ऊपर हमने इससे पहले हमारे चैनल पर करीब लगभग 7 या 8 वीडियो बनाए हैं। अगर आप और भी ज़्यादा अरिस्टोटल पर क्लैरिटी चाहते हो और भी इलाबोरेट वे में अरिस्टोटल को समझना चाहते हो, विस्तृत रूप से अरस्तु को समझना चाहते हो, अरस्तु के नैतिक और दर्शन पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हो, तो आप वहाँ से जाकर के वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल से जुड़ करके अरिस्टोटल के सभी वीडियोज़ देखें। तब जाकर के आपको अरिस्टोटल की पूरी फिलोसफी कवर होगी। हमारा आज का टारगेट क्या है? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है एक ही वीडियो में अरिस्टोटल को समराइज करना, अरिस्टोटल की पूरी फिलोसफी को संक्षिप्त रूप से समझना एक ही वीडियो में। तो हम शुरुआत करते हैं अरिस्टोटल के जीवन परिचय से। अरिस्टोटल एक महान दार्शनिक थे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बहुत सारे गणमान्य व्यक्तियों ने कहा है। अरिस्टोटल एक महान व्यक्ति थे, एक महान दार्शनिक थे। ऐसा बहुत से लोगों ने अरिस्टोटल के बारे में बोला है। जैसे एक विद्वान हुए हैं अरब फिलोसफर। अरब फिलोसफर अरिस्टोटल को प्रथम शिक्षक, फर्स्ट टीचर की उपाधि देते हैं। तो अरिस्टोटल को बहुत सा गणमान्य व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है। हम शुरुआत करते हैं अरस्तु की जीवन परिचय। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में होता है। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में स्टेगिरा नामक प्रांत में एक ग्रीक कॉलोनी में होता है, उत्तरी एथेंस में। 322 ईसा पूर्व में अरस्तु की चेल्किस नामक जगह पर मृत्यु हो जाती है। कौन सी जगह पर? चेल्किस। कई जगह इसको कैल्किस भी लिखते हैं, कालकिस भी लिखते हैं, चेल्किस। अरस्तु का जन्म स्टेगिरा प्रांत में हुआ था। अरस्तु जन्म से ही स्टेगिरा प्रांत में एक ग्रीक कॉलोनी में उनका जन्म हुआ। 367 बीसी में प्लेटो की जो एकेडमी है उसमें अरस्तु दाखिला लेते हैं, अपना एडमिशन लेते हैं। अरस्तु के बारे में एक जानकारी और बता देता हूँ मैं। अरस्तु क्या एक मेटिक थे। जन्म उनका एथेंस में हुआ था, स्टेगिरा प्रांत में हुआ था। वो उन्हें एथेंस की कभी नागरिकता नहीं मिली। एथेंस के वो मूल निवासी नहीं थे। उनको नॉन एथेनियन कहा जाता है, नॉन एथेनियन, एलियन भी कहते हैं। वो एथेंस के मूल निवासी नहीं थे। उनका जन्म एथेंस में नहीं होकर के स्टेगिरा प्रांत में हुआ था। स्टेगिरा प्रांत में हुआ था, एथेंस में उनका जन्म नहीं हुआ था। एथेंस में उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग बिताया था, लेकिन उन्हें कभी एथेंस की नागरिकता नहीं मिली। एथेंस में वो फॉरेन रेजिडेंट के तौर पे रह रहे थे, विदेशी निवासी के रूप में रह रहे थे। इसलिए उनको मेटिक कहा जाता है। एक शब्द बड़ा प्रचलित है, मेटिक। अरस्तु को एमिंटस थर्ड के दरबार में, जो अरस्तु के जो पिताजी थे, अरस्तु के फादर, वो शाही चिकित्सक थे, कोर्ट फिजिशियन थे। एमिंटस थर्ड के दरबार में उन्हें वहाँ नौकरी मिल गई थी। और
अरस्तु के पिताजी चिकित्सक होने के कारण अरस्तु का भी क्या बायोलॉजी में रुझान था। वो बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम उनका थोड़ा सा परिचय समझ लेते हैं। अरस्तु का जन्म स्टेगिरा में हुआ, एक ग्रीक कॉलोनी में, और अकेडमी का हिस्सा बनते हैं। प्लेटो की अकेडमी संस्था है, प्लेटो की जो शैक्षणिक संस्था है उसका नाम अकेडमी है। 367 बीसी में। 343 बीसी में अरस्तु सिकंदर के शिक्षक बनते हैं। सिकंदर के पिता थे फिलिप, अलेक्जेंडर द ग्रेट के पिताजी थे फिलिप। फिलिप के रिक्वेस्ट के ऊपर सिकंदर के जो ट्यूटर बनते हैं, कौन बनते हैं? अरस्तु बनते हैं। और अरस्तु लगभग 6 वर्षों तक, कुछ किताबों में 6 वर्षों तक, कुछ किताबों में 5 वर्षों तक, 5 वर्षों तक सिकंदर के ट्यूटर रहते हैं, शिक्षक रहते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं वो। और उसके बाद अरस्तु एथेंस आते हैं, और एथेंस में आकर के वो लीशियम की स्थापना करते हैं। किसकी? अपनी एकेडमी। अरस्तु की जो शैक्षणिक संस्था है उसका नाम है लीशियम। अरस्तु की शैक्षणिक संस्था का नाम लीशियम है, जिसमें 2 प्रकार के लेक्चर होते हैं, मॉर्निंग लेक्चर और इवनिंग लेक्चर। मॉर्निंग लेक्चर वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए होता था। अरस्तु अपनी जो संस्था है उसमें एक्चुअली विद्यार्थियों को भ्रमण करके पढ़ाते थे, घूम घूम करके पढ़ाते थे, विद्यार्थी भी उनके साथ घूम कर पढ़ते थे, इसलिए उनके विद्यार्थियों को पेरीपेटेटिक्स कहा जाता है। एक शब्द बड़ा प्रचलित है, पेरीपेटेटिक्स, वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, पेरीपेटेटिक्स। तीन सौ तेईस बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, और सिकंदर की मृत्यु के बाद 322 बीसी में अरस्तु की मृत्यु भी हो जाती है, चेल्किस नामक जगह पर। जब सिकंदर की मृत्यु होती है तो एथेंस छोड़ना पड़ता है अरस्तु को। उसका कारण है कि एथेंस के ऊपर सिकंदर के द्वारा क्या है कि आक्रमण कर दिया जाता है और कब्जा कर लिया जाता है। और सिकंदर के अरस्तु और सिकंदर के संबंध बहुत अच्छे थे। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, तो उन दोनों के संबंध बहुत अच्छे थे, इसलिए अरस्तु क्या है कि एथेंस में अनपॉपुलर थे, लोकप्रिय नहीं थे, और वहाँ से एथेंस उनको छोड़ना पड़ा। और उन्होंने ये कहते हुए एथेंस छोड़ा कि अब मैं एक और पाप नहीं होने दूंगा। किसके खिलाफ? ज्ञान के खिलाफ। ज्ञान के खिलाफ मैं एक और पाप नहीं होने दूंगा, एक और अपराध इन एथेंस वासियों को मैं नहीं करने दूंगा। ऐसा कहते हुए एथेंस छोड़ दिया। किसने? अरस्तु ने। तो हमने थोड़ा सा अरस्तु का जीवन परिचय देखा। अरस्तु का जन्म 384 बीसी में स्टेगिरा प्रांत में हुआ, जो एक ग्रीक कॉलोनी थी। उसके बाद अरस्तु हायर एजुकेशन के लिए प्लेटो की एकेडमी का हिस्सा बनते हैं। प्लेटो अरस्तु को अपनी एकेडमी का मस्तिष्क कहकर पुकारते हैं। एक फ्रेज प्लेटो के द्वारा दी जाती है, माइंड ऑफ द एकेडमी। अरस्तु के लिए एक फ्रेज का प्रयोग किया जाता है, माइंड ऑफ द एकेडमी। तो इतना मैंने समझा दिया आपको। इसके बाद देखो आप, अरस्तु के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। अरस्तु का एक महानतम ग्रंथ है, उसका नाम है पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स के साथ एक और ग्रंथ है अरस्तु का, द निकोमेकियन एथिक्स। ये दो ग्रंथ अरस्तु के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा भी अरस्तु ने कई ग्रंथों की रचनाएं की, लगभग 4000 ग्रंथों की अरस्तु के द्वारा रचना की गई है। लगभग 4000 ग्रंथों की अरस्तु के द्वारा रचना की गई है। पॉलिटिक्स ये महानतम ग्रंथ है अरस्तु का। पोएटिक्स, निकोमेकियन एथिक्स, अरस्तु ने एक बुक लिखी थी एथिक्स। और अरस्तु के कई पुत्र थे। अरस्तु का एक पुत्र था निकोमेकस, और निकोमेकस ने अरस्तु की जो बुक है एथिक्स उसको एडिट किया था, तब उसका नाम पड़ा निकोमेकियन एथिक्स। अरस्तु ने इस बुक का नाम अपने पुत्र के नाम पर रखा, द निकोमेकियन एथिक्स। द रिटोरिक ऑन द सोल एंड मेमोरी एंड रिकलेक्शन, एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन, या इसी बुक को कहते हैं यूडोमेनियन एथिक्स ऑन वर्चूज। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस बुक में। टॉपिक्स, द प्रियर एनालिटिक्स,
द कैटेगरीज पोस्टीरियर एनालिटिक्स एंड मेटाफिजिक्स। ये कुछ नोट कर लीजिए आप, और अपने चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहूँगा, और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए साथ। जैसा जैसा मैं समझाऊँ वैसा वैसा आप नोट भी करते जाएं, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपके काम आए रिवीजन करते समय। तो ये अरस्तु के कुछ बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिटिक्स, पोएटिक्स, निकोमेकियन एथिक्स, द रिटोरिक, ऑन द सोल एंड ऑन मेमोरी एंड रिकलेक्शन, एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूडेमेनियन एथिक्स ऑन वर्चूज, टॉपिक्स, द प्रियर एनालिटिक्स, द कैटेगरीज, पोस्टीरियर एनालिटिक्स एंड मेटा फिजिक्स, तत्व मीमांसा। अरस्तु के जितनी भी जो फिलोसफी है, चाहे वो मोरल फिलोसफी है, चाहे वो पॉलिटिकल फिलोसफी है, नैतिक और राजनीतिक दर्शन, दो दो बुक्स का आधार बनाकर ही पढ़ना चाहिए व्यक्ति को, द पॉलिटिक्स और द निकोमेकियन एथिक्स। ये दोनों बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है अरस्तु की, पॉलिटिक्स एक और द निकोमेकियन एथिक्स। ये दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसके आगे देखिए अरस्तु का राज्य सिद्धांत। हम अरस्तु का राज्य सिद्धांत, अरस्तु का न्याय सिद्धांत, अरस्तु का क्रांतियों का सिद्धांत, अरस्तु का सरकारों का जो वर्गीकरण है वो सिद्धांत, अरस्तु का स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत, इनको समझने का इसी वीडियो में प्रयास करेंगे संक्षेप में। और मैंने इन विभिन्न टॉपिक्स पर अरस्तु के ऊपर वीडियो बनाए हैं, आप कॉपी पेन लेकर के उन वीडियोज़ को लिख लीजिए, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, आपकी तैयारी के लिए, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं से भी सामग्री मिले वहाँ से लिख लो आप, पढ़ाई का एक ही वसूल है, जहाँ से भी आपको मैटर मिले वहाँ से आप नोट कर लो और उसको लिख लो। देखो अरस्तु का आइडिया ऑफ स्टेट, राज्य सिद्धांत, आइडिया ऑफ स्टेट, आपको दो तीन बातें तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक और नैतिक संगठन है। स्टेट इज ए एथिकल और नेचुरल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अरस्तु कहता है कि राज्य एक प्राकृतिक और नैतिक संगठन है। कौन सा संगठन है? नैतिक संगठन है। स्टेट इज ए नेचुरल और एथिकल इंस्टीट्यूशन। प्राकृतिक कैसे, नेचुरल तरीके से राज्य का निर्माण हुआ है, जैसा मैंने एक वीडियो में समझाया आइडिया ऑफ स्टेट, आप वहाँ पर देखना कि पहले फैमिलीज सबसे पहले बनती है, परिवार सबसे पहले बनते हैं, परिवारों से विलेजेस बनते हैं, ग्राम बनते हैं, और विलेजेस मिलकर के स्टेट का निर्माण करते हैं। इनका एक पूरा का पूरा क्या है कि पूरा का पूरा एक सिस्टम है बनने का नेचुरल तरीके से। सबसे पहले फैमिलीज बनती हैं, परिवार क्या होता है? पति पत्नी का संयोग, और उनसे संतानें बनती हैं। फैमिलीज से विलेजेस अस्तित्व में आते हैं, फैमिलीज मिलकर किसका निर्माण करती है? विलेजेस का, गांव का, ग्राम, और ग्राम मिलकर के सिटी स्टेट का निर्माण करते हैं। किसका? सिटी स्टेट्स, नगर राज्यों का निर्माण करते हैं। तो इसलिए प्लेटो कहते हैं कि राज्य परिवारों, ग्रामों, नगरों का एक समूह है। राज्य, अरस्तु कहते हैं कि राज्य क्या है? ग्रामों, नगरों का एक समुदाय है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य, मैन इज बाई नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। इन सभी बातों को हम समझेंगे। तो आप देखो, राज्य बहुत से परिवारों, ग्रामों, नगरों का एक समूह है। राज्य समाज का सर्वोच्च अंग है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और नैतिक संगठन है। राज्य व्यक्ति से पहले है। राज्य व्यक्ति से पहले राज्य एक काइनोनिया है। काइनोनिया शब्द का प्रयोग करते हैं। नैतिक जो संगठन है उसके लिए कौन सा शब्द है? काइनोनिया। राज्य के लिए काइनोनिया शब्द का प्रयोग अरस्तु करते हैं। अरस्तु क्या कहते हैं कि
मनुष्य एक्चुअली में क्या समाज में रहता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के टच में आता है और सबसे पहले परिवार बनते हैं। परिवार में पति पत्नी का संयोग होता है और उससे संतानें पैदा होती हैं। वो संतानें आगे और परिवारों को और बढ़ाती हैं और परिवारों से फिर कबीले बनते हैं, क्योंकि परिवारों की आवश्यकताएं कबीलों में, कुछ आवश्यकताएं तो परिवारों में पूर्ति हो जाती है लेकिन कुछ आवश्यकताएं कबीला बनने के बाद पूरी होती हैं। वो कबीले किन में बदल जाते हैं, फिर ग्रामों में बदल जाते हैं। वो ग्राम किस में बदल जाते हैं, नगरों में बदल जाते हैं। नगरों में क्योंकि वहाँ थोड़ी आवश्यकताओं की ज़्यादा पूर्ति होती है, और नगर किस में बदल जाते हैं अंत में, राज्य। राज्य एक ऐसा संगठन है, राज्य एक ऐसी संस्था है जहाँ पर सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। हाईएस्ट गुड जिसको हम कह सकते हैं, हाईएस्ट गुड की प्राप्ति होती है। हाईएस्ट एसोसिएशन भी जिसको कहते हैं, उच्च संगठन, उच्च सर्वोच्च संगठन हम राज्य को कह सकते हैं। तो राज्य बहुत से परिवारों, ग्रामों, नगरों का समूह है। राज्य समाज का सर्वोच्च अंग है, हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। नेचुरल मैंने बता ही दिया आपको कि परिवार, परिवारों से ग्राम, ग्रामों से राज्य का निर्माण हुआ है। राज्य व्यक्ति से पहले दो तर्क हैं, तार्किक दृष्टि से, एक तो ऐतिहासिक दृष्टि से। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हम व्यक्ति पहले है राज्य से, और प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो हम, तार्किक दृष्टि से देखें तो हम राज्य व्यक्ति से पहले है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी, ऐसा अरस्तु कहते हैं। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। पूर्वगामी है मतलब पूर्ण अंश से पहले आता है। पूर्ण क्या है, अंश से पहले आता है, पूर्ण अंश से पहले आता है। राज्य एक आइनोनिया है। तो मैंने इस प्रकार आपको बताया अरस्तु का राज्य एक, राज्य का सिद्धांत। और राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के सदजीवन के लिए हुई है, और उसी सदजीवन के लिए राज्य बना हुआ है। कहने का मतलब है कि राज्य का हिस्सा बनकर ही व्यक्ति पूरा होता है, और राज्य का हिस्सा बनकर व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की पूरी करता है, चाहे वो भौतिक आवश्यकताएं हैं, चाहे उसकी वो बौद्धिक आवश्यकताएं हैं, चाहे उसकी नैतिक आवश्यकताएं। राज्य से जुड़कर व्यक्ति खुशी की प्राप्ति करता है। जो अल्टीमेट गोल है व्यक्ति का, वो क्या है, वो खुशी की प्राप्ति है, हैप्पीनेस की प्राप्ति है। यूडाइमोनिया जिसको अरस्तु कहते हैं, किसकी, यूडाइमोनिया, जिसको हमने एक पूरे के पूरे वीडियो में डिस्कस किया है। इसके बाद दास्ता का सिद्धांत, स्लेवरी ट्रेडिशन। अरस्तु एक्चुअली में दास्ता प्रथा के समर्थन में है। अरस्तु कहते हैं कि अरस्तु दास्ता जो प्रथा है उसके पक्ष में तर्क देते हैं, और दास्ता प्रथा का औचित्यकरण सिद्ध कर देते हैं अरस्तु। दास्ता को एक प्राकृतिक संस्था बताते हैं अरस्तु। स्लेवरी ट्रेडिशंस आर ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन। क्या है, दास्ता प्रथा एक प्राकृतिक संस्था है, क्योंकि अरस्तु के पास, स्वयं के पास बहुत सारे दास थे। उस समय यूनान में दास्ता प्रथा प्रचलित थी। अरस्तु का एक विचार था कि यूनानी श्रेष्ठ हैं, गैर यूनानी श्रेष्ठ नहीं है, असभ्य हैं। तो अरस्तु कहते हैं कि युद्धबंदी हैं, उनको दास बना लेना चाहिए। दास जो हैं वो सजीव संपत्ति हैं। दास प्रथा प्राकृतिक है, नेचुरल है। उस समय यूनान की जो अर्थव्यवस्था थी वो दासों के कंधों पर थी। एक्चुअली मैनुअल काम ज़्यादा होता था उस समय, मशीनों से काम कम होता था। तो जो ग्रीक जो इकोनॉमी है वो एक्चुअली इन दासों के कंधों पर थी। तो दास प्रथा का समर्थन करना अरस्तु के लिए जरूरी था। तो देखो कौन कौन सी बातें बताई अरस्तु ने। अरस्तु ने निर्जीव संपत्ति और सजीव संपत्ति की अवधारणा दी है। रसोई में जो बर्तन होते हैं वो निर्जीव उपकरण है, वो भी व्यक्ति के काम आते हैं। रसोई में जो निर्जीव उपकरण है वो भी व्यक्ति की हेल्प करते हैं। और दासों को सजीव उपकरण की या सजीव संपत्ति की संज्ञा दी गई है, जो भी मालिक के काम आते हैं। मालिक को अवकाश कौन प्रदान करता है, दासों के कारण। अवकाश और क्षमता का सिद्धांत जो दिया अरस्तु ने, वो यही तो दिया है कि जो दास है वो मालिक का काम करेंगे, जिससे क्या, मालिक को क्षमता और अवकाश मिलेगा। एक कहते हैं स्वतंत्र लोग और विवेकशील लोग। स्वतंत्र लोग और विवेकशील लोग उन पर शासन करेंगे जो विवेकहीन है। वो क्या है, वो विवेकहीन। ये कॉन्सेप्ट है अरस्तु की। यूनानी सभ्य हैं, गैर यूनानी असभ्य हैं।
उत्तमों का इन्हों पर शासन। अरस्तु कहते हैं कि जो उत्तम लोग हैं उनका इन्हों पर शासन होना बहुत ज़रूरी है। हीन जो लोग हैं उन पर शासन होना अरस्तु ये कहते हैं कि बहुत ही ज़रूरी है। मालिकों को दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अरस्तु ये बात भी कहते हैं। अरस्तु कहते हैं कि जो मालिक होते हैं उनको दासों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए, उनकी तर्क शक्ति का विकास करने में उनकी मदद करनी चाहिए। यदि कोई यूनानी दास है तो उसको चंदा इकट्ठा करके दास प्रथा से मुक्ति भी दिलानी चाहिए। मालिकों को दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जिस दिन दास मालिक को ये लगे कि दास वास्तव में विवेक आ गया दास में, उस दिन दास को स्वतंत्र भी कर देना चाहिए। तो अरस्तु दासता प्रथा का औचित्यकरण सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं? औचित्यकरण। अरस्तु जो विदेशी लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो वृद्ध हैं, विकलांग हैं, जो युद्धबंदी हैं, जो दास हैं, उन सभी को नागरिकता का अधिकार नहीं देते। वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। देखो अरस्तु क्या कहते हैं। अरस्तु का नागरिकता का सिद्धांत देखो। नागरिकता किसे कहते हैं? नागरिकता का मतलब है कि सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति, सोशल और पॉलिटिकल राइट्स की प्राप्ति। अरस्तु नागरिक उस व्यक्ति को कहते हैं कि जो शासन और विधायी कार्यों में भाग ले, कानून निर्माण के कार्यों में भाग ले, जो राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले, वही नागरिक है। अरस्तु ये बात कहते हैं। और अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन नहीं है? जो विदेशी हैं, जो वृद्ध हैं, जो विकलांग हैं, जो जो बालक हैं, जो महिलाएं हैं। हमने पूरी की पूरी जो आइडिया ऑफ सिटीजनशिप है वो हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है। आइडिया ऑफ सिटीजनशिप एक अलग से वीडियो में। नागरिकता का सिद्धांत। नागरिक किसे कहते हैं? नागरिक अरस्तु की नज़र में वो है जो शासन, प्रशासन, कानून निर्माण, विधायी कार्यों में, न्यायिक कार्यों में भाग ले। तो अरस्तु ने विदेशी लोगों को, महिलाओं को, वृद्धों को, विकलांगों को, बालकों को, दासों को नागरिकता नहीं दी। तो अरस्तु ने बहुत बड़े वर्ग को नागरिकता से बाहर कर दिया। अरस्तु एक की जो एक कॉन्सेप्ट है नागरिक गणतंत्रवाद से मिलती है। नागरिक गणतंत्रवाद का मतलब है कि जो नागरिक होते हैं, जो प्रजा होती है, उनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया जाना। एक विद्वान हुए पेरिक्लीज। पेरिक्लीज ने एक्चुअली लोकतंत्र में, एथेंस में लोकतंत्र की स्थापना की। पेरिक्लीज वो विद्वान हैं, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लोकतंत्र की स्थापना कहाँ पर की? एथेंस में। पेरिक्लीज कहते हैं कि जो नागरिक नहीं है वो हानिकारक व्यक्ति है। जो राजनीतिक कार्यों में भाग नहीं लेता वो नागरिक तो है ही नहीं, बिल्कुल। उसके अलावा वो हानिकारक भी है। क्या है? वो हानिकारक भी है। तो जो नागरिकता का सिद्धांत है, अरस्तु कहते हैं, देखो अरस्तु एक्चुअली में विवेक की बात करते हैं। विवेक जिसके पास होगा, जो मालिक होगा, वो नागरिक होगा। विवेक बच्चों के पास तो क्या होता है? विवेक विकसित नहीं होता। दासों के पास विवेक नहीं होता। और जो महिलाएं होती हैं उनके पास विवेक होता है, लेकिन महिलाओं में क्या है? विवेक की जगह इमोशन डोमिनेंट होता है, इमोशन प्रभावी रहते हैं, तो विवेक का वो प्रयोग नहीं कर पाती। इसलिए जो रीजन का प्रयोग नहीं कर पाता वो दास, वो क्या है? दास है। जिसका मस्तिष्क स्वयं का नहीं होकर दूसरों का है वो क्या कहलाता है? दास ही कहलाता है। तो इस प्रकार हमने अरस्तु का नागरिकता का सिद्धांत देखा। सरकारों का वर्गीकरण। अरस्तु ने जो संविधानों का वर्गीकरण किया है, अरस्तु ने पहले तो क्या किया? अरस्तु की जो पद्धति थी, मैंने बताया कि अरस्तु कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। अरस्तु तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं, अरस्तु ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करते हैं, अरस्तु स्वदेशात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं, अरस्तु विश्लेषणात्मक पद्धति का, आगमनात्मक पद्धति का अरस्तु के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अरस्तु एक्चुअली में
चीज़ों को कैटेगराइज करते थे, क्लासिफाई करते थे, वर्गीकरण उनका आधार था। उन्होंने ग्रीक सिटी स्टेट्स के 158 संविधानों का वर्गीकरण किया और उनको क्लासिफाई भी किया और कैटेगराइज भी किया, और 6 प्रकार की उन्होंने शासन प्रणालियाँ बताई, और उन्होंने 2 आधार बताए कि कितने लोग शासन कर रहे हैं और किसके हित में शासन किया जा रहा है। इन 2 आधारों पर शासन का विभाजन अरस्तु के द्वारा किया जाता है, सरकारों का वर्गीकरण किया जाता है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है, वो समझा देता हूँ मैं आपको। देखो आप, शासन में भाग लेने वाले लोगों की संख्या, दूसरी संख्या तो है ही आधार। यहां पर देखो, दूसरी बात और है कि किसके हित में, किसके इंटरेस्ट में शासन किया जा रहा, हुज इंटरेस्ट, किसके हित में इंटरेस्ट। अगर एक व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाएगा, या तो कुछ व्यक्तियों के द्वारा या अनेक व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जाएगा, वन, फ्यू या मैनी। अगर शासन का रूप शुद्ध है, शुद्ध रूप का मतलब यहाँ पर है कि ये जो जन कल्याण के लिए शासन किया जा रहा है, ये जनता के हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में शासन किया जा रहा है। और अशुद्ध, ये जो प्योर फॉर्म है, क्या है, प्योर फॉर्म, ये जो भ्रष्ट है, ये परवर्टेड रूप है, इसको विकृत भी कहते हैं, विकृत, परवर्टेड। जब शासन स्वहित में किया जाए, स्वार्थ के लिए, किसके लिए, जब व्यक्ति के द्वारा या कुछ व्यक्तियों के द्वारा या अनेकों द्वारा स्वहित में शासन किया जाए, स्वार्थ हित में शासन किया जाए, तो भ्रष्ट शासन किया जाता है। तो हम देखो, मैं समझा देता हूँ आपको। यदि शासन एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है और जनता के हित में किया जा रहा है, तो वो क्या है, राजतंत्र। क्या है, राजतंत्र। अंग्रेजी में कहेंगे मोनार्की, मोनार्की। जब शासन कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है और जनता के हित में किया जा रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में किया जा रहा है, तो उसको कहेंगे ओलिगार्की, अरिस्टोक्रेसी। ओलिगार्की नहीं, इंग्लिश में आपको एक ही नाम मिलेगा, अरिस्टोक्रेसी। जब शासन अनेक व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है, मैनी व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है और जनता के हित में किया जा रहा है, उसको कहेंगे पॉलिटी। क्या कहेंगे, पॉलिटी। संयत प्रजातंत्र भी कह देते हैं, बहुल तंत्र भी कह देते हैं, कई नाम है, अंग्रेजी में एक ही नाम मिलेगा, पॉलिटी। जब शासन एक व्यक्ति के द्वारा स्वार्थ हित में किया जाता है, तो उसको निरंकुश तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, निरंकुश तंत्र कह देते हैं, अत्याचार तंत्र भी कह देते हैं, अत्याचार तंत्र। अंग्रेजी में कहेंगे इसको टिरेनी। जब शासन कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है और स्वार्थ हित में किया जा रहा है, तो इसको ओलिगार्की कहेंगे, गुटतंत्र, वर्गतंत्र भी कहेंगे, ओलिगार्की कह देंगे, धनिक तंत्र भी कह देंगे इसको। लेकिन जब शासन अनेकों द्वारा, मैनी व्यक्तियों के द्वारा स्वहित में किया जाए, उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो यहाँ तक ये बात हुई, अरस्तु ने जो सरकारों का जो वर्गीकरण किया है, वो संख्या और शुद्ध और विकृत रूप के आधार पर किया है। तो ये समझ में आया आपके। इसका पूरा वीडियो बनाया है मैंने, प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो ज़रूर देखना आप, वहाँ पर आपको और क्लैरिटी हासिल हो जाएगी और ज़्यादा समझ विकसित हो जाएगी आपकी। इसके बाद है परिवर्तन चक्र का सिद्धांत। ये अरस्तु के द्वारा दिया जाता है। अरस्तु कहते हैं कि शासन परिवर्तन कैसे होता है। परिवर्तन जरूर होता है, लेकिन कौन से शासन के बाद कौन सा शासन आएगा, किस सरकार के बाद कौन सी सरकार आने की संभावना बनी रहती है और कैसे आती है, वो अरस्तु बताते हैं संविधानों का चक्र का सिद्धांत, परिवर्तन के चक्र का सिद्धांत। समझिए आप, जब राजतंत्र होता है, मोनार्की, राजतंत्र में कलह और संघर्ष बढ़ जाता है, तब जो विकृत हो जाता है इसका रूप, तब ये किस में बदल जाता है, अत्याचार तंत्र में, टिरेनी में बदल जाता है। किस में, टिरेनी में। जब अत्याचार तंत्र के बाद कुछ गुणी लोग
शासन करते हैं, कुछ गुणी लोग शासन संभाल लेते हैं, तब वो बन जाता है कुलीन तंत्र। इसको कहते हैं हम अरिस्टोक्रेसी। जब ये कुलीन तंत्र भ्रष्ट हो जाता है तब बन जाता है ये धनिक तंत्र, जिसको कहते हैं हम ओलिगार्की। यहाँ ओलिगार्की में जनता विद्रोह कर देती है, और जब जो शासन स्थापित होता है वो कहलाता है पोलिटी। क्या कहलाता है? पोलिटी, बहुल तंत्र। और जब पोलिटी एक विकृत रूप में चला जाता है तब उसको कहते हैं हम लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को अरिस्टोटल के द्वारा एक विकृत फॉर्म माना गया है, शुद्ध फॉर्म नहीं। अरस्तु पोलिटी को श्रेष्ठ शासन मानते हैं, क्योंकि पोलिटी एक मिश्रित शासन है, जो अभी हम समझेंगे। तो ये हमने समझा परिवर्तन चक्र का सिद्धांत। इसके बाद देखो आप, अरस्तु के क्रांति का सिद्धांत। अरस्तु का जो क्रांति का सिद्धांत है वो तथ्यों पर आधारित है, और एक वैज्ञानिक सिद्धांत। आलोचक हालांकि इसको स्टेटस को या रूढ़िवादी सिद्धांत कहते हैं, लेकिन अरस्तु का जो सिद्धांत है वो तथ्यों पर आधारित है, फैक्ट पर आधारित है। और जो शासन में परिवर्तन है, संविधान में जो परिवर्तन है, उसको अरस्तु क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। जो चेंज होता है, परिवर्तन होता है, उसको अरस्तु क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। अरस्तु कहते हैं कि संविधान में परिवर्तन होना, बदल जाना, या शासन का रूप बदल जाना, जिस प्रकार राजतंत्र से अत्याचार तंत्र में बदल जाना, कुलीन तंत्र से धनिक तंत्र में बदल जाना, बहुल तंत्र से लोकतंत्र में बदल जाना, ये क्या है? ये क्रांति का सूचक है। किसका सूचक है? क्रांति का। अरस्तु ने कुछ कारण भी बताए क्रांतियों के, आप इसको लिख लीजिए। सामान्य सी बात है, अरस्तु की क्रांति का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो सिलेबस किताबों में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ, वहाँ भी पढ़ सकते हो आप इसको। इसके कुछ कारण भी हैं। देश में यदि असमानता फैलती है, तो अरस्तु खुद ही कहते हैं असमानता और असंतोष अगर फैलेगा तो क्रांति जरूर होगी, गरीबी फैलेगी तो क्रांति होगी। अरस्तु कहते हैं कि देश का जब अपमान होगा तब भी क्रांति हो सकती है। देश में भय व घृणा का माहौल बनेगा तब भी क्रांति हो सकती है। चुनाव में भ्रष्टाचार और धांधली होगी तो भी क्रांति का कारण हो सकता है, जनता विद्रोह कर सकती है। राज्य का आकार का अत्यधिक विस्तार हो जाएगा तब भी क्रांति हो सकती है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य का जो आकार है बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। राज्य के प्रदेश का कटापटा होना क्रांति का कारण है। छोटी छोटी घटनाओं की उपेक्षा करना, ये भी एक क्रांति का कारण हो सकता है। देश में बल व छल का प्रयोग बढ़ जाना, ये भी एक क्रांति का कारण हो सकता है। शासक वर्ग में फूट पड़ना, ये भी एक क्रांति का कारण हो सकता है। मध्यम वर्ग की स्थिति दुर्बल होना, ये भी एक क्रांति का कारण हो सकता है। एक्चुअली अरस्तु कहते हैं कि मध्यम वर्ग बहुत संतुलन वर्ग है। मध्यम मध्यम वर्ग में पेशेंस है, उसको संतुलन वर्ग में वो शामिल करते हैं मध्यम वर्ग को। और वो क्या क्रांति नहीं होने देते हैं, अगर वो दुर्बल हो गया तो भी क्रांति हो सकती है। तो ये कुछ कारण है, मैंने लिखा है अरस्तु के क्रांति का सिद्धांत। अरस्तु कहते हैं यदि मिश्रित संविधान होगा तो क्रांति नहीं होगी। उनकी क्रांति पर विस्तार से एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आगे देखो आप, स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत। इसके ऊपर एक्चुअली मैंने पूरा वीडियो बनाया है। इसमें क्या है, दो एक्सट्रीम व्यवहारों के बीच, दो एक्सट्रीम बिहेवियर के बीच का जो मीन है वो क्या होता है? वो मीन होता है। क्या होता है? मीन होता है, वो माध्य होता है। अरस्तु कहते हैं कि अति भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा अति भी नहीं होनी चाहिए और बहुत निम्न भी नहीं होनी चाहिए। हमेशा हमें बीच का काम करना चाहिए। हमें दो चरम रास्तों के मध्य का रास्ता हमेशा अपनाना चाहिए। अरस्तु का जो मध्य मार्ग का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ, जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन मीन या थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन भी कह देते हैं, थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन। जैसा बौद्ध धर्म में एक सिद्धांत चलता था कि वीणा की तार इतने भी मत खींचो कि वो बजे वो टूट जाएं, इतने भी ढीले मत छोड़ो कि वो बजे ही नहीं। तो वही बात है। अरस्तु कहते हैं कि श्रेष्ठ शासन के रूप में अरस्तु पॉलिटी को बताते हैं। किसको बताते हैं? पॉलिटी। पॉलिटी एक्चुअली क्या है? पॉलिटी
एक तो अरस्तु जब संविधानों का जो वर्गीकरण करते हैं वहाँ पर पॉलिटी बताते हैं, वो बहुतंत्र बताते हैं। पॉलिटी एक तो मिश्रित संविधान है, जिसमें लोकतंत्र और कुलीन तंत्र दोनों के गुण हैं, मिक्स है। लोकतंत्र प्लस कुलीन तंत्र, दोनों के मिक्स गुण है। पॉलिटी में कानून का शासन है, किसका? पॉलिटी वह व्यवस्था है जो मध्यम मार्ग का पालन करती है। मध्यम मार्ग समझिए आप, मैं इधर समझा देता हूँ आपको। देखो, जैसे मान लो ये तो एक्चुअली रिच वर्ग है, अमीर वर्ग है। कौन सा? अमीर वर्ग है। ये एक्चुअली कौन सा है? पुअर ग्रुप है, गरीब वर्ग है। कौन सा वर्ग है? गरीब। तो अरस्तु कहते हैं कि ये जो है अमीरों के, अमीरों में जो नीचे नीचे हैं, जो गरीबों के नज़दीक है। अमीरों में जो नीचे नीचे हैं, जो गरीबों के नज़दीक, गरीबों में जो ऊपरी ऊपर है, जो अमीरों के नज़दीक है, इन दोनों को मिला लो आप। एक्चुअली में अमीर तो गरीबों का शोषण करते हैं, गरीब अमीरों से नफरत करते हैं। अगर आपको संतुलन करना है शासन में, तो अरस्तु कहते हैं यदि अमीरों के हाथों में शासन होगा तो गरीब विद्रोह करेंगे, और गरीबों के हाथ में शासन होगा तो अमीर उनसे गणना करेंगे। तो अरस्तु कहते हैं आप दोनों को मिलाओ, यहाँ से मिलाओ इनको, इन दोनों को, तो एक मध्य मार्ग आता है। क्या आता है? मध्य मार्ग। एक गोल्डन मीन स्थापित होता है। और ये गोल्डन मीन क्या कहलाता है? पॉलिटी। क्या कहलाता है? पॉलिटी एक स्थिर शासन है। क्या है? स्थिर शासन है, जो अमीरों और गरीबों दोनों के गुणों को शामिल करने का प्रयास करता है। कानून का शासन है पॉलिटी में, इसमें मध्यम वर्ग का शासन है। तो पॉलिटी एक्चुअली ओलिगार्की और डेमोक्रेसी का मिक्सचर है। पॉलिटी बेस्ट रिजीम है, बेस्ट शासन है। अरस्तु पॉलिटी को मिक्सचर शासन कहते हैं, जिसमें कानून का शासन है पॉलिटी में। पॉलिटी में जो अमीर और गरीब दोनों को शामिल किए, एक लार्ज क्लास का, जो लार्ज क्लास जिसको बन करके पॉलिटी में उसको शामिल किया जाता है। तो ये पॉलिटी हुई। इसके बाद देखो आप, तो स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत यही है अरस्तु का कि दो अतियों के बीच का रास्ता व्यक्ति को अपनाना चाहिए। दो चरम रास्तों के बीच, ना तो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। उनके बीच का व्यवहार क्या है? वो मीन कहलाता है। उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। यही थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन है अरस्तु की। अरस्तु का न्याय सिद्धांत समानुपातिक न्याय कहलाता है। क्या कहलाता है? समानुपातिक न्याय। देखो आप, अरस्तु संपूर्ण न्याय की भी बात करते हैं। अरस्तु एक्चुअली दो प्रकार का न्याय बताते हैं। एक तो सुधारात्मक न्याय, सुधारात्मक भी कहते हैं इसको, इसको संशोधनात्मक न्याय भी कहते हैं। अरस्तु के न्याय सिद्धांत पर एक अलग से वीडियो हम लेकर के आएंगे। संशोधनात्मक न्याय, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को विधि के अनुसार कार्य करना चाहिए, कानून के अनुसार कार्य करना चाहिए। कानून के अनुसार अगर व्यक्ति कार्य नहीं करता तो उसको दंड मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? दंड मिलना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति के आचरण को सुधारने के लिए ये न्याय है। व्यक्ति के आचरण को सुधारने के लिए न्याय है। व्यक्ति यदि किसी दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो व्यक्ति को सुधारने के लिए दंड देना चाहिए। दूसरा है वितरणात्मक न्याय। अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय, इसमें अरस्तु कहते हैं कि समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार क्या कहलाता है? वितरणात्मक न्याय कहलाता है। कहने का मतलब है कि राज्य की जो व्यक्ति जैसी सेवा करता है उसी अनुपात में उसको पुरस्कार मिलने चाहिए। व्यक्ति को योग्यता के आधार पर ही पुरस्कार मिलने चाहिए। जिस व्यक्ति में जितने अनुपात में योग्यता, उसी अनुपात में उसको पुरस्कार मिलने चाहिए, वितरण होना चाहिए। इसलिए तो उसको वितरणात्मक न्याय कहता है। इसीलिए इसको समानुपातिक न्याय भी कहता है। समानों के साथ समान व्यवहार, अर्थात जो योग्य व्यक्ति हैं उन योग्य व्यक्तियों को हमेशा पुरस्कार मिलना चाहिए। जो अयोग्य व्यक्ति हैं उनको पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए। असमानों के साथ असमान व्यवहार, ये क्या है? वितरणात्मक न्याय है।
अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बातें हैं जो याद रखो आप। एक्चुअली में अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता है कि पहले जो पॉलिटिकल साइंस थी वो आचार शास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र के तले दबा पड़ा था। जैसे मैं बताऊं कि प्लेटो एक्चुअली में नैतिकता और राजनीति को मिक्सर कर दिया प्लेटो ने। अरस्तु से पहले क्या है कि जो धर्मशास्त्र था, जिसको हम धर्मशास्त्र कहते हैं, जिसको हम नीति शास्त्र कहते हैं, आचार शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इसी में राजनीतिक सामग्री भी रखी हुई थी। क्या रखी हुई थी? समझिए आप, अरस्तु के समय से पहले इसमें राजनीतिक सामग्री रखी हुई थी। राजनीतिक सामग्री। इस राजनीतिक सामग्री को अलग किसने किया? सबसे पहले राजनीति को स्वतंत्र और पृथक विषय के रूप में किसने मान्यता दी? अरस्तु ने। इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरी बात, अरस्तु ने कौन सी पद्धति अपनाई? आगमनात्मक पद्धति, इंडक्टिव मेथड। प्लेटो निगमनात्मक पद्धति अपनाते हैं, वो एक कल्पना से अपना बिंदु आरंभ करते हैं। जैसे कहते हैं व्यक्ति के भीतर 3 तत्व है और वहाँ से लेकर के वो आगे आदर्श राज्य का निर्माण करते हैं। आगमनात्मक पद्धति में क्या है? पहले तथ्य इकट्ठे करते हैं। पहले क्या है? तथ्य इकट्ठे करते हैं। इन तथ्यों का मंथन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और फिर एक निष्कर्ष निकाला जाता है। सत्यापन करके क्या निकाला जाता है? निष्कर्ष। फैक्ट्स होते हैं, उनको वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है और एक कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है, निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। यह आगमनात्मक पद्धति एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसका प्रयोग किसने किया? अरस्तु ने किया। इसलिए अरस्तु को क्या कहा जाता है? राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। आगे देखिए आप, टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ नेचर, प्रकृति का हेतुवादी दृष्टिकोण, प्रकृति का उद्देश्यवादी दर्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है अरस्तु की पद्धति। ये नई है, आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। इसमें क्या होता है कि यूनिवर्स में जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कोई ना कोई पर्पस, गोल होता है। कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसका कोई ना कोई गोल होता है। प्रकृति में सभी वस्तुओं का कोई ना कोई एम होता है, गोल होता है, पर्पज होता है और उस पर्पज की प्राप्ति में वो लगी हुई होती है। जैसे हम बात करें सीड की, बीज की, बीज का उद्देश्य क्या है? ट्री बनना। नाइफ की बात करें, नाइफ, चाकू की, नाइफ का उद्देश्य क्या है? कट, काटना। मैंगो सीड की बात करें आप, मैंगो ट्री, मैंगो ट्री की बात करें तो फ्रूट्स देना, मैंगो फ्रूट्स। उसी प्रकार हम किसकी बात करें? व्यक्ति की बात करें, इंडिविजुअल की बात करें, ह्यूमन बींग की बात करें, ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग का क्या उद्देश्य है? हैप्पीनेस, जिसको हम कहते हैं यूडाइमोनिया। प्रकृति में सभी वस्तुओं का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को प्राप्ति में वो वस्तु लगी होती है, उसकी ओर निर्दिष्ट होती है। यही है अरस्तु का प्रकृतिवादी हेतुवादी दर्शन, टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ नेचर, जिसको मैंने आपको समझा दिया है। हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है। ऑब्जेक्ट है, उसका उद्देश्य होता है। बीज का उद्देश्य, जैसे मान लो वृक्ष बनना, चाकू का उद्देश्य काटना, आम के वृक्ष का उद्देश्य क्या है? फल देना। क्या देना? फल देना। और मनुष्य का उद्देश्य क्या है? खुश रहना, खुशी। और वो कहाँ पर मिलती है उसको? वो स्टेट में मिलती है। स्टेट से जुड़कर व्यक्ति पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भाग लेता है और वहाँ पर वो क्या प्राप्त करता है? खुशी। वहाँ पर व्यक्ति अपना डेवलपमेंट करता है, सेल्फ डेवलपमेंट। अपनी आत्मा के अकॉर्डिंग वो गतिविधियाँ करता है। क्या करता है? गतिविधियाँ, हाईएस्ट एक्टिविटी करता है वो, उच्च गतिविधियाँ, सर्वोच्च गतिविधियाँ। और उसको क्या प्राप्त होती है? उसको हैप्पीनेस और यूडाइमोनिया की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार आज के हम इस वीडियो में हमने अरस्तु की जो फिलोसफी है उसको
समराइज करने का प्रयास किया है। जो भी विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नए थिंकर के साथ मिलेंगे। आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक हैं, उनका नाम है निकोलो मैकियावेली। उनसे मिलेंगे, उनसे डील करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।